हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 12th क्लास चैप्टर नंबर 6 मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बस हल्का सा टाइमलाइन बता दूंगा एक बार, बस आप टाइमलाइन देख लीजिए। बाकी तो ये जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे ये सारी चीज़ मिलती रहेंगी। सबसे पहले बताया गया है, अगर आप देखोगे इस चैप्टर को तो आपको ये मिलेगा 1869 फ्रेडरिच मेस्चर के बारे में, जिन्होंने बताया था कि सेल के अंदर कोई एसिडिक सब्सटेंस होता है। ठीक है, तो वो एसिड सब्सटेंस क्या है जिसको आगे जाके हम बोलते हैं न्यूक्लियन। और ये ध्यान रखना कि इन्होंने ये जो न्यूक्लियन सब्सटेंस वो कहाँ मतलब कहाँ बोला था, पस सेल के अंदर। ठीक है ना। उसके बाद आते हैं एल्टमैन, एनसीईआरटी में तो नहीं है पर देख लो। सेपरेटेड प्रोटीन फ्रॉम न्यूक्लियर सब्सटेंस एंड नेम्ड इट न्यूक्लिक एसिड, मतलब इन्होंने उस न्यूक्लियर सब्सटेंस में से बोल सकते हो कि प्रोटीन को सेपरेट किया था और बाद में उसे न्यूक्लिक एसिड कहा था। फिर कौशल है, उन्होंने नाइट्रोजन बेसिस का बताया था। आपको पता है नाइट्रोजन बेस क्या क्या होते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन और यूरेसिल। फिर थॉमस हंट मॉर्गन, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स बोलते हैं इन्हें, क्योंकि उन्होंने एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन दिया था क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में। फिर आप पढ़ेंगे फ्रेडरिक ग्रिफिथ के बारे में, जिन्होंने हमारा बोल सकते हो कि ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल बताया था कि कौन होता है। ठीक है, ये नहीं बताया कि क्या था, पर ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल का बताया था। उसके बाद एवरी मैकलियोड मकार्टी ने जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल था उसका बायोकेमिकल कॉम्पोजिशन बताया था कि वो डीएनए है या आरएनए है या प्रोटीन है। फिर 1950 में अरविंद चारगफ ने बताया था कि जो प्यूरिन होता है वो बराबर होता है पायरिमिडिन के, मतलब प्यूरिन के अंदर आता है क्या, एडेनिन प्लस ग्वानिन, और बराबर है किसके, पायरिमिडिन के। पायरिमिडिन में क्या क्या होता है, थायमिन और साइटोसिन। ठीक है, फिर हर्शियन चेज एक्सपेरिमेंट आता है। तो हर्शियन चेज एक्सपेरिमेंट में क्या किया गया था, उसमें क्या होता है, तो 1952 की बात है। उसका फिर 1952 में ही रोजलिंड फ्रैंकलिन और मॉरिस विल्किन ने एक्सरे का मतलब उन्होंने एक्सरे डिफ्रैक्शन डेटा प्रोड्यूस किया था डीएनए के बारे में। एंड फाइनली 1953 में वॉटसन एंड क्रिक ने डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल दिया था, जो सबसे इंपॉर्टेंट इस टॉपिक में। फिर आता है मिचेल्सन स्टॉल के बारे में ने, इन्होंने डीएनए का जो सेमी कंजर्वेटिव नेचर होता है उसको एक्सप्लेन किया था मतलब एक्सपेरिमेंट के थ्रू। फिर आते हैं जैकोब एम मोनार्ड के बारे में, इन्होंने क्या बताया था, प्रपोज ऑपरेंट मॉडल। ठीक है, फिर लास्ट में आते हैं एलेक्स जेफरी 1985 में, इन्होंने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को डिस्कवर किया था। ठीक है, तो चलो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। अगर चैप्टर जब स्टार्टिंग देखोगे तो सबसे अगर मान लो हाँ ये कोई एक सेल है, ये एक सेल है और सेल के बीचों बीच न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के अंदर कोई उन्होंने फ्रेडरिच मेस्चर ने 1869 में उन्होंने बताया कि जो मतलब ये बेसिकली इस सेल में से जो न्यूक्लियस है उसको निकाल के जब उन्होंने कुछ स्टडी करी तो उन्होंने देखा कि वो कोई एसिडिक सब्सटेंस पाया जा रहा है, जिसका नाम उन्होंने क्या रखा था, न्यूक्लियन रखा था। ठीक है, तो ए सब्सटेंस कंटेनिंग बोथ फॉस्फोरस एंड नाइट्रोजन इन न्यूक्लिक ऑफ वाइट ब्लड सेल्स फाउंड इन पस ड्यू टू टेक्निकल। देखो उस समय ना चीज़ें बहुत एडवांस नहीं थी, इसलिए ये पता नहीं कर पाए कि जो भी ये अंदर न्यूक्लियन नाम का जो सब्सटेंस उन्होंने बोला था उसमें और क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो ड्यू टू टेक्निकल लिमिटेशंस नॉट आइसोलेट इंटैक्ट डीएनए, वो पता नहीं कर पाए कि डीएनए के अलावा और भी चीज़ें या डीएनए है या क्या है। ठीक है ना। फिर आगे आता है कि रोजलिंड फ्रैंकलिन एंड मॉरिस विल्किन थे, दो साइंटिस्ट ने मिलके उन्होंने एक्सरे डेटा डिफ्रैक्शन जो बोल सकते हो कि क्रिस्टलोग्राफी की थी, और करीब करीब 100 आवर लगा था ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर प्राप्त करने में। ठीक है ना, ये कोई ऐसा स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इन्होंने ये पिक्चर कलेक्ट करी थी, और नाम याद रखना कि इन्होंने रोजलिंड फ्रैंकलिन ने और मॉरिस विल्किन ने एक्सरे डिफ्रैक्शन और एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी के थ्रू एक डाटा कलेक्ट किया था, और बाद में पता चलेगा। फिर आता है न्यूक्लिक एसिड। तो देखो अभी आपको इस चैप्टर में न्यूक्लिक एसिड में पढ़ना है डीएनए के बारे में, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, और आरएनए के बारे में राइबो न्यूक्लिक एसिड। दो टाइप से होते हैं। फिर अगर बात करें कि आपका अगर बात करें जो आरएनए होता है वो सिंगल स्टैंडर्ड होता है, और जो आपका डीएनए होता है वो डबल स्टैंडर्ड होता है। ठीक है ना, तो ये देखना। उसके बाद अगर आप देखोगे कि जैसे मान लो ये एक न्यूक्लियोटाइड है, तो उसके नीचे एक और न्यूक्लियोटाइड आता है, उसके नीचे एक और न्यूक्लियोटाइड आता है। तो बेसिकली ये क्या है, ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स हैं। ठीक है, इसमें सिंगल चेन होती है, इसमें डबल चेन होती है, एक इस तरफ होता है एक इस तरफ होता है।
अब हम बात करते हैं डीएनए के बारे में। डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। अब आपका जो डीएनए होता है वो किसका पॉलीमर होता है? वो न्यूक्लियोटाइड्स का पॉलीमर होता है। अब आप बोलोगे ये न्यूक्लियोटाइड्स क्या होता है? तो ये थोड़ा बहुत आपने 11th क्लास में बायोमोलिक्यूल में पढ़ा होगा कि देखो न्यूक्लियोटाइड को बनने के लिए 3 कंपोनेंट चाहिए होता है। सबसे पहले चाहिए आपको नाइट्रोजनस बेसेस, और पढ़ेंगे नाइट्रोजनस बेस में क्या क्या होता है। फिर आपको चाहिए होता है पेंटो शुगर, ये तो बिल्कुल बोल सकते हो कि न्यूक्लियोटाइड का बेसिक चीज़ है, ये नहीं हुआ तो कुछ हो नहीं सकता। फिर अगली चीज़ होती है फॉस्फेट ग्रुप। तो फॉस्फेट ग्रुप में ऑब्वियसली बात है इसमें फॉस्फेट प्रेजेंट होगा। और तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नाइट्रोजन बेसिस में क्या क्या होता है। तो नाइट्रोजन बेसिस में आपको ध्यान रखना, एक होता है पायरिमिडीन और एक होता है प्योरिन, ठीक है। तो जो पायरिमिडीन होता है वो मोनोसाइक्लिक रिंग होते हैं, और जो प्यूरिन होता है वो बाईसाइक्लिक रिंग होता है। अब ये ध्यान रखना है कि प्यूरिन के अंदर क्या क्या आता है। तो याद करो, नेचर में कौन सी चीज़ प्योर होती हैं? तो हम कहेंगे कि आग। आग जो है वो प्योर है। तो ध्यान रखना है A+G, ये दोनों किसके अंदर आते हैं? प्यूरिन के अंदर आते हैं। तो A से एडेनिन और G से ग्वानिन। उसका पायरिमिडिन में क्या क्या आता है? तो उसमें आता है साइटोसिन और थायमिन। एक और भी चीज़ आती है यूरेसिल। तो ध्यान रखना है CUT कट, ओके। C से साइटोसिन, T से थायमिन और U से क्या आता है? यूरेसिल, जो कि आपके RNA सीक्वेंस में पाया जाता है, ठीक है ना। तो हमने नाइट्रोजनस बेस पढ़ लिया। अब हम बात करेंगे किसकी? पेंटोस शुगर की। तो अगर आप गौर से देखोगे ना, पेंटोस शुगर में टोटल 5 कार्बन होते हैं। तो ये आपका स्ट्रक्चर है पेंटोस शुगर का, मैं बना के दिखाता हूँ आपको, ठीक है। ये मान लो ये आपका ऐसे तो ऐसे बनाएंगे। तो इस तरफ होता है OH, ये पहला कार्बन है, ये दूसरा कार्बन है, ये तीसरा कार्बन है, ये चौथा कार्बन है, और ये आपका 5वां कार्बन है, और यहाँ पे भी OH होगा, ठीक है। फिर आप देखोगे ना, यहाँ पे सेकंड कार्बन पे OH होता है, और यहाँ पे थर्ड कार्बन पे OH होता है, यहाँ पे ऐसे करके मान लो H है। तो बेसिकली ये आपका पेंटोस शुगर है। टोटल 1 2 3 4 और टोटल 5 कार्बन है, ठीक है। तो इस पेंटोस शुगर को राइबोस शुगर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? राइबोस शुगर। और अगर वहीं बात करें डीएनए में जो पाया जाता है उसको बोलते हैं डीऑक्सीराइबोस। दोनों में तो 5 कार्बन है, इसमें देखो 1 2 3 4 5, इसमें देखोगे 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन और 5 कार्बन। दोनों में अंतर इस बात का है कि अगर आप देखोगे यहाँ पे सेकंड कार्बन पे यहाँ पे OH है, पर यहाँ पे सेकंड कार्बन पे सिर्फ और सिर्फ क्या प्रेजेंट है? H। तो सेकंड कार्बन पे जो OH में O यहाँ पे प्रेजेंट है, और इस पे सेकंड कार्बन पे OH में से O हट चुका है। यही रीज़न है उसको डीऑक्सी, जनरली डीऑक्सी वर्ड तब लगाते हैं जैसे जब कहीं से कुछ गायब हो जाए, तो यहाँ पे ऑक्सीजन गायब हो जाता है, इसलिए होता है डीऑक्सीराइबोस। और ये कोई खास अंतर नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, पेंटोस शुगर में 5 कार्बन होते हैं, RNA में राइबोस शुगर होता है, और डीएनए में डीऑक्सीराइबोस शुगर होता है, ठीक है। तो आपका पेंटोस शुगर हो गया। अब हम बात करेंगे कि जो भी राइबोस शुगर हो चाहे डीऑक्सीराइबोस शुगर हो, नाइट्रोजिनस बेस जो होता है वो पेंटोस शुगर के कौन से पॉइंट से अटैच होता है? तो ये आपका जो ये फर्स्ट कार्बन होता है ना, फर्स्ट कार्बन पे जो OH होता है उसके थ्रू आपका नाइट्रोजिनस बेस अटैच होता है। जैसे मान लो आपका 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, ये 5 कार्बन, ठीक है। तो पहले कार्बन पे OH है, और ये नाइट्रोजिनस बेस, आपको पता क्या क्या आ सकता है? एडिन आ सकता है, थायमिन आ सकता है, ग्वानिन आ सकता है, और साइटोसिन आ सकता है, ठीक है। तो ये आएगा यहाँ पे, वो आपस में बॉन्ड बनाएंगे, और बॉन्ड का नाम क्या होता है? एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ध्यान रखिएगा कि ये जो पहले कार्बन से जो आपका नाइट्रोजिनस बेस आके अटैच हुआ है, इनके बीच में कौन सा बॉन्ड होता है? एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अब एक ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये आगे जाके केमिस्ट्री में भी है, जिसमें बहुत कॉमनली पूछते हैं कि न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड में डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में डिफरेंस क्या है तो पूछता है। तो अगर आप इसको देखोगे कि ये पहले कार्बन पे आपका नाइट्रोजनस बेस अटैच है, इनके बीच में कैसा बॉन्ड है? इनके बीच में जो बॉन्ड है उस बॉन्ड का नाम रखा हमने एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ओके। और इनको पेंटोस शुगर को प्लस नाइट्रोजनस बेस को इकट्ठा हम क्या बोलेंगे? इनको इकट्ठा हम बोलेंगे ये न्यूक्लियोसाइड है,
क्या है, न्यूक्लियोसाइड है। ओके, तो चलिए अब आगे तो दिख रहा होगा ये, तो चलो मैंने राइबोस के लिए बनाया था, यहाँ पे डीऑक्सीराइबोस के लिए बना रखा है कि ये आपका OH है, OH से कौन अटैच होगा, नाइट्रोजन बेस अटैच होगा, और जब ये नाइट्रोजन बेस अटैच होते हैं उनमें कौन सा बॉन्ड होता है, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है, एंड फाइनली इसे क्या बोलेंगे, डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड। अब कुछ आपको एनसीईआरटी में 2-3 नाम लिखे हुए हैं, बस देख लो कि अगर आपके डीऑक्सी राइबोस के साथ एडेनिन अटैच हुआ तो क्या नाम रखा जाएगा, डीऑक्सी एडेनोसाइन। अगर डीऑक्सी राइबोस के साथ अगर ग्वानिन अटैच हो तो क्या नाम होगा, डीऑक्सी ग्वानोसाइन। और अगर डीऑक्सी राइबोस के साथ साइटोसिन अटैच हुआ तो सिस्टीडीन, और अगर थाइमिन अटैच हुआ तो थाइमिडीन। तो ये तो बात होगी कि अगर डीएनए के साथ डीऑक्सी राइबोस का अटैच हुआ तो क्या नाम रखेंगे। अगर वहीं राइबोस के साथ अटैच हुआ एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल तो क्या नाम रखेंगे, तो देख लो एडिनोसाइन, ग्वानोसाइन, सिस्टीडीन और यूरिडीन। ठीक है, तो ये बिल्कुल बेसिक है, तो बाकी हम इसको आगे पढ़ेंगे।